इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस में जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी टर्म 2 के लिए। ठीक है, टर्म 2 में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक के हम सभी जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। और यहाँ पे नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अगला है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेजिस्टर। एंड नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर। तो ये टॉपिक हैं जो टर्म 2 में आपके साइंस में आ रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, वन बाय वन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने उन्हीं पॉइंट को नोट किया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं डिस्कस की, मेन पॉइंट का नोट सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। एक तरीके से ये चार्जेस का फ्लो होता है और उस चार्जेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। जब किसी मेटल वायर में करंट फ्लो होती है तो ये अब बोले जाते हैं आपकी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इफ़ अ चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, या आपका कंडक्टर मान लीजिए हो गया, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है इन अ टाइम टी समय के लिए, ठीक, देन द मैग्नीट्यूड आई ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सबसे पहला फॉर्मूला है। अगर इसे वर्ड में लिखेंगे तो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल में काम, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट थ्योरी की बात करूँगा। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर। एक और होता है, अगर हम डिस्कस करेंगे 1 एंगस्ट्रम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो जाने दीजिए इसको। ठीक है, एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमीटर। अमीटर क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक, करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम करंट मेज़र करते हैं उसे क्या बोला जाता है? अमीटर बोला जाता है। ठीक, एंड यहाँ पे कुछ की पॉइंट हैं अमीटर के, देख लेते हैं। अमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल में आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट होगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। अमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। और वैसे न्यूमेरिकल में बेसिकली कहीं कहीं आता है, सीरीज़ में सेम क्या होता है ये चीज़ आगे चल के अभी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका सिंबल बना दिया किस तरीके से दिखता है मीटर। और यहाँ पे सर्किट डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीटर लगा है और किसके, ये रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस के सीरीज़ में आपका मीटर लगा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैसे फ्लो होती है इसको देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल। मतलब जो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जा कर के निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। कहाँ पे? सेल और बैटरी। और यहाँ पे सेल और बैटरी, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल? सेल एक सिंगल होता है, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए सेल बनाते हो, ये प्लस ये माइनस, ये सेल हो गया। अगर ये एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। कनेक्शन ऑफ मोर देन 2 सेल, 2 आर मोर देन 2। ठीक है, ये आप सिंबल देख सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है और कहाँ जा रही है? निगेटिव टर्मिनल में। ठीक, ये आपका सेल है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ वायर एंड अनदर रेजिस्टेंस बल्ब एंड अ स्विच between in two terminal of the cell or battery along with an electric current flow is called the circuit। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होती रहती है किसी वायर में, या कंडक्टर बोल ही रहा हूँ मैं।
अनदर, और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या लगा रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में वायर होने के साथ साथ बैटरी लगी रहती है। यहाँ पे आपका ये क्लोज स्विच है और बल्ब भी साथ में लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि अनदर रेजिस्टेंस बल्ब एंड स्विच बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। ये आपका डायग्राम है, आप डायग्राम वहाँ पे बना सकते हैं। एक्चुअली आपका रिटर्न है इस बार, तो ऑब्वियसली आपको थ्योरेटिकल पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो सिंबल आप लोग रीड कर लेना कि मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब उसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सिंबल्स में थोड़ा बहुत जैसे कि सेल का जो डायग्राम होता है इस तरीके से, ये आपका सेल हो गया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो होता है इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से होता है ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सिंबल के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि बेसिक पॉइंट होता है, आपने छोटी क्लास में भी डिस्कस किया होगा या मतलब वहाँ पे पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका की पॉइंट जो है पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी एंड इट इज यूनिट इज वोल्ट। आगे है पोटेंशियल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। देखो सेम वही चीज़ है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी चार्ज को लाने में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। इस अगर हम इसे सिंबल में दिखाएंगे तो V = W अपॉन Q। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट ऑफ V वोल्ट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या कूलम्ब होता है, और यूनिट ऑफ वर्क डन जूल होता है, ठीक। एंड फिर इसके बाद जैसे हमने अमीटर पढ़ा था, वहाँ पे अमीटर क्या करता है, करंट को मेज़र करता है। वैसे सिमिलर वे में वोल्टमीटर जो होता है ये आपका द वोल्टमीटर डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मेज़र करता है वो क्या है, वोल्टमीटर है। और ये हमेशा वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा सर्किट डायग्राम के पैरेलल में कराया जाता है। ये आपका डायग्राम सर्किट डायग्राम। एंड वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ओम्स लॉ, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकल इसका पॉइंट है, अगर आपको लिखना है, लिखने के लिए दिया जाएगा लॉ, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। या अपने तरीके से भी लिख सकते हो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज आप बोल सकते हो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द करंट, या करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन इस तरीके से दिखाया गया है, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आई आर लग जाता है, और यहाँ पे आई निकालेंगे तो V/R, और आर निकालेंगे तो V/R। ये तीनों फॉर्म ये एक दूसरे मतलब यहाँ से V = IR है, तीनों की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस तरीके से नए 3 फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। एंड जो आर है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और रेजिस्टेंस R है, ठीक है। यूनिट होती है ओम रेजिस्टेंस की, करंट की यूनिट पता है एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस। जो आर आया था, कभी कभी इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है, तो ये आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लो थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, I = V एंड I = 1/R। ये थ्योरेटिकल लिखने के लिए आता है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट पॉइंट लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और इसी से हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर
एरिया जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा L/A, और ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये रो लग जाता है, और रो को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे R इक्वस टू रेजिस्टेंस, L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। हाँ, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं बताया तो आप लोग देख लेना। रेजिस्टेंस आपका ओम होता है, लेंथ की यूनिट मीटर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, ओम मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, सीरीज पैरेलल, जो कि न्यूमेरिकल में आपको दिखेगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका 3 या 4 नंबर में, ठीक है। रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन 2 वे, और इसके सारे न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी इस पार्ट में पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले पॉइंट देखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आपके रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है, और आपको ये पॉइंट याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। जितने, अगर मान लीजिए यहाँ आई करंट जा रही है तो सब में क्या होगी, करंट आई ही जाएगी, बट यहाँ पे वोल्टेज जो होगा हर जगह का से अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, V1 V2 V3 तीनों अलग अलग होंगे। और किसके इक्वल होंगे, यहाँ का जो वोल्टेज V है इसके इक्वल, जो यहाँ पे V है। तो ये बस हम इस तरीके से देखिए। यहाँ पे आप जो सर्किट डायग्राम बनाया हो, एग्जाम में अगर आता है इसका डेरिवेशन, तो आप यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख देना किस तरीके से आप कनेक्ट किए हुए हो, क्योंकि मैंने पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं लिखा है, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखता है। तो इतना तो आप जो डायग्राम बनाओगे इसको आप दिखा सकते हैं, नोट करके यहाँ पे 2-4 पॉइंट अच्छे से दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बस डेरिवेशन की बात की है टोटली। तो यहाँ पे जो V है वो इन V1 V2 V3 के इक्वल हो जाएगा, और आपने ओम्स लॉ के थ्रू पढ़ा होगा V इक्वल्स टू IR। अगर V1 होगा तो IR1 हो जाएगा, V2 होगा तो IR2, और V3 होगा तो IR3 हो जाएगा। फिर यही सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे V1 V2 V3 में। फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखने पे देखिए हर जगह I कॉमन है, और यहाँ पे I है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। और ऐसे ही 4 अगर रेजिस्टेंस है या 5 है तो सभी एक साथ जुड़ते चले जाएंगे इस तरीके से आगे। इसी तरीके से है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। मतलब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि हर जगह करंट सेम थी, और इसमें वोल्टेज, यानी कि यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, और यहाँ भी V होगा। जो आपका यहाँ पे V था वही हर जगह V होगा, लेकिन यहाँ पे करंट, अगर यहाँ I है तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, करंट हर जगह अलग अलग होगी। तो जो आपकी टोटली करंट है वो तीनों करंट के I1 I2 I3 के इक्वल हो जाएगा, और ओम्स लॉ के थ्रू I इक्वल्स टू V/R। ऐसे I1 I2 I3 तीनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे V देखिए ऊपर कॉमन है, तो यहाँ V बाहर ले लिया, और इस V से ये V कैंसिल हो गया। तो आपका जो रिजल्टेंट बचेगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 R2 R3, इस तरीके से 1 में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है या 5, मतलब 4 या 5 रेजिस्टेंस हैं, तो आप इस तरीके से आगे +1/R4 +1/R5 इस तरीके से ऐड होते चले जाएंगे पैरेलल में, ठीक। तो ये हो गया आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपका अभी न्यूमेरिकल में इस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर की यूनिट जो होती है वर्क डन अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू W/T। और यहाँ से अगर W का फार्मूला वर्क जो होता है VIT होता है, और ये वैल्यू हम W की अगर यहाँ पे रखेंगे तो IT, देखिए ये W की जगह पे हम VIT रखें तो T से T कैंसिल, P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा VI, एक फार्मूला ये भी हो गया। अगला अगर V इक्वल्स टू IR रख दें, यहाँ पे V इक्वल्स टू IR रख दें V की जगह पे, तो IR, तो ये I इंटू I स्क्वायर R हो जाएगी, एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। और अगर हम I इक्वल्स टू V/R रखें इस फार्मूले में, तो यहाँ V इंटू I की जगह पे क्या रख दे रहे हैं V/R, तो ये हो जाएगा V²/R, एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 फार्मूले हो रहे हैं, इन चारों को याद रखिएगा। P इक्वल्स टू W/T वर्क डन अपॉन टाइम, ये V इंटू I पोटेंशियल डिफरेंस इंटू टाइम, करंट, I²R करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। P क्या है, पावर है, R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, वर्क डन, टाइम। और यूनिट सबके पता होनी चाहिए। पावर की यूनिट वाट,
आर की यूनिट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, करंट की एम्पियर, वर्क डन का जूल, एंड टी फॉर टी की जो यूनिट होगी टाइम, सेकेंड हो जाएगी। फिर एक फार्मूला और होता है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी। कभी कभी ये नोट कर, अगर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आता है तो ये सिंपल सा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज़ यूज्ड। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में लगे होते हैं उनके द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाती है तो वो आपके क्या बोली जाती है, जितनी भी पावर ली जाती है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड देयर टाइम फॉर विच इज़ यूज्ड, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है। ठीक, कुछ यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड जूल। ये वाला इतना पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 किलोवाट आवर होता है 36 लाख या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ हाई resistance wire like the nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce the heat. This is called the heating of effect of electric current या current बोल सकते हैं। It means अगर when an electric current passes through the high resistance, मान लीजिए कोई हाई रेजिस्टेंस का वायर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उस समय बाद ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन में वो काफ़ी देर बाद काफ़ी हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे हाँ बस ये आपका मतलब जब करंट फ्लो होने लगती है तो उसमें एक ऐसा टाइम आता है जिससे वायर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका डेरिवेशन अगर देखेंगे, व्हेन एन चार्ज क्यू मूव अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस वी देन वर्क डन, वर्क क्या होगा क्यू इंटू वी, ये पहला इक्वेशन, और क्यू इक्वल्स टू आई आर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था, और वी इक्वल्स टू आई आर ये ओम्स लॉ, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे दोनों की जगह पे रख देंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें क्यू इक्वल्स टू आई टी, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई से आई इंटू होगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, तो यही आपका हीट प्रोड्यूस्ड हो जाता है और ये वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक, और यहाँ पे कभी कभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है, तो इसमें फार्मूला एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी gives us the heat produced joule when a current is flow of I ampere flow in a wire of resistance R ohms for the time t second। तो ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में जो फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है उसी को बोला जाता है, और जो H होता है यानी कि हीट होती है वो करंट के आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, आर के प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग देख लेना, बस मैं यहाँ पे रफली बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन। इन सब में क्या होता है कि ज़्यादा देर तक हीट पास होते होते ये क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब भी काफ़ी देर तक अगर ग्लो करता है तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, और बल्ब के अंदर क्या भरी जाता है, नाइट्रोजन आर्गन गैस होती है, और जो उसका फिलामेंट होता है वो आपका होता है टंगस्टन का। ठीक है, बल्ब में। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ थर्ड पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जनरली पहले यूज़ किया जाता था, इस टाइम क्या है उसकी जगह पे एमसीवी यूज़ की जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे घरों में एमसीवी लगी रहती है, जब भी आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका एमसीवी गिर जाता है, जिससे कि आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस लगाए गए हैं उनको सेव करने का काम करता है। तो सिमिलर वे में पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाया जाता था, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी या शॉर्ट सर्किट होता था तो आपका फ्यूज़ उसकी हीट की वजह से मेल्ट हो जाता था और आप वहाँ से वायर टूट जाती थी, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होना बंद हो जाता था, जिससे कि घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस आपके लगे हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में। सारे न्यूमेरिकल हर टॉपिक से डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।